नमस्कार, स्वागत है आपका सरोकार में। मैं हूं अमृता राय और आज हम बात करने जा रहे हैं जनता और राजनीति के सरोकारों की। हमारा देश जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और हमारे देश में जो प्रक्रिया अपनाई गई है राजनीति की वो ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल की है, यानी जनता का जनता के द्वारा और जनता के लिए की तर्ज पर इस पूरी राजनीतिक प्रक्रिया को अपनाया गया है। हमारे देश में शासन चलाने वाली राजनीतिक प्रणाली को जनता के प्रति जिम्मेदार बनाने के लिए सबसे ज़्यादा जोर दिया गया है। लेकिन आखिर क्या वजह है कि हाल के दिनों में जनता और शासन चलाने वाली सरकारों के बीच में एक डिस्कनेक्ट बनता जा रहा है, विश्वास घटता जा रहा है, भरोसा घटता जा रहा है? क्या आज हमारे देश में पॉलिटिक्स जो है वो पीपल्स बिजनेस नहीं रह गया है? यहाँ आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए कई ख़ास मेहमान हैं। हमारे साथ हैं राज्यसभा टीवी के सीईओ और एग्जीक्यूटिव एडिटर गुरदीप सिंह सप्पल। बहुत बहुत स्वागत है आपका सप्पल साहब। हमारे साथ हैं ओंकार सिंह मरकाम जो कि युवा नेता हैं कांग्रेस के और मध्य प्रदेश के डिंडोरी से एमएलए हैं। आपका भी बहुत स्वागत है। इसके अलावा हमारे साथ MIT विश्व केंद्र आलंदी और पुणे MIT इंडिया के संस्थापक डॉक्टर विश्वनाथ कराड़ साहब हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। पुणे यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर सुहास पलशीकर साहब हैं, आपका भी स्वागत है। और हमारे साथ हैं नागपुर यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर रह चुके और अभी वाइस प्रेसिडेंट हैं ICCR में SN पठान साहब। पठान साहब, आपका भी स्वागत है। और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मशहूर गांधीवादी और महाराष्ट्र गांधी स्मारक निधि के प्रेसिडेंट कुमार सप्तर्षि जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है सप्तर्षि जी आपका भी। कराड़ साहब, इस MIT कैंपस में आज बड़े पैमाने पर छात्र संसद का आयोजन किया गया है और यहाँ पर जो युवा आ रहे हैं, कोशिश ये है कि उन्हें राजनीति के प्रति सेंसिटाइज किया जाए। क्यों ज़रूरत है राजनीति में युवाओं को लाने की और उनको सेंसिटाइज करने की? राजनीति की ज़रूरत क्यों है हमारे देश में, हमारी इस प्रणाली में? मैं एक छोटा सा निवेदन करना चाहूँगा कि इस देश की जो धरती है, भारत की जो व्याख्या है, भारत ये ज्ञान भूमि है। हज़ारों सालों से इसमें ज्ञान की पूजा हुई और अंतिम सत्य की खोज हुई है। ऐसे अलग सा ये भारत देश, लेकिन बहुत अनफॉर्चुनेटली ऐसे हुआ कि इसके बारे में जो स्वधर्म है, स्वत्व है और स्वाभिमान है, वो शायद गुम होते जा रहा था, ऐसी हमारी भावना है। मैं एक छोटा निवेदन करूंगा कि इस संस्था की स्थापना ही हुई है द ग्रेट नोबल सन ऑफ इंडिया स्वामी विवेकानंद के कहने पर, जो उन्होंने पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन शिकागो में 11 सितंबर 1893 में कहा था कि यूनियन ऑफ साइंस एंड रिलीजन ऑफ स्पिरिचुअलिटी अलोन विल ब्रिंग हार्मनी एंड पीस टू मैनकाइंड। मतलब है विज्ञान और अध्यात्म के समन्वय वैसे ही दुनिया में शांति रहेगी, सुख समाधान रहेगा। इस आदर्श पे ये संस्था चलती है। तो दुनिया में शांति और विश्वास बनाए रखने के लिए राजनीति की ज़रूरत है, आप ये कह रहे हैं। आप राजनीति के प्रोफेसर हैं, राजनीति की ज़रूरत क्यों है देश में? मैं शायद उल्टा सवाल पूछूंगा कि ऐसा कौन सा समाज है, समुदाय है कि जहां राजनीति है नहीं। हमारे समाज के कई तबके ये मान के चलते हैं कि राजनीति के बिना भी हम शासन चला सकते हैं। असल में तो बात यह है कि राजनीति के बिना कहीं भी शासन चलती नहीं है। सिर्फ इतना ही होता है कि कई देशों में जहां लोगों को राजनीति में लाने के लिए कुछ निर्बंध है, जिसको हम प्रजातंत्र कहते हैं, वो नहीं है, वहाँ राजनीतिक पर्दे के पीछे रहती है। हमारे देश में हमने जो सपना देखा था जब हिंदुस्तान जब स्वतंत्र हुआ, तब वो ये था कि प्रजातंत्र रहेगा। इसका मतलब ये रहेगा कि प्रजा का शासन पे अंकुश भी रहेगा, प्रजा के लिए भी शासन रहेगा। तो राजनीति हमारी प्रजा का, हमारी शासन व्यवहार का एक हिस्सा है और एक ऐसा हिस्सा है कि जिसके बिना हमारा शासन हम सोच भी नहीं सकते हैं। राजनीति एक अवश्य हिस्सा है। जी सप्तर्षि साहब, महात्मा गांधी जी ने जो देश को आज़ाद कराते समय जो सपने देखे थे कि जनता के हर सवालों का जवाब राजनीति के जरिए मिले, क्या वो सपना पूरा हो पा रहा है आज 65 सालों बाद? बिल्कुल नहीं, लेकिन महात्मा गांधी जी एक बेंचमार्क है। वहाँ से हम कितने दूर गए इसकी समझ जब हम आत्मपरीक्षण करेंगे तब लगती है, समझते हैं। गांधी जी ने माना था कि यहाँ राजा महाराजाओं का देश है, बादशाहों का देश है, तो यहाँ बाकी लोग प्रजा है। प्रजा यानी जिनको राजनीतिक कोई अधिकार नहीं। राजनीतिक अधिकार का माने होता है कि डिसीजन मेकिंग में शिरकत करना।
तो उसमें योगदान करने के उनके लिए कोई अधिकार ही नहीं था और 650 राजे थे। तो जब भारत आज़ाद होगा तो राजाओं से मुक्त कराने के लिए प्रजा को यहाँ पर हाँ, ज्यादा प्रजा इम्पोर्टेंस को दी गई नागरिक बनाया जी। और नागरिक को समान दर्जा और बंधुत्व और सबको समान अधिकार दिए। जी तो इसको वो कहते थे नेशन बिल्डिंग। जी। तो नेशन बिल्डिंग का समय अब तक पूरा नहीं हुआ। आप कह रहे हैं नेशन बिल्डिंग का समय पूरा नहीं हुआ। ये मध्य प्रदेश के उस आदिवासी इलाके से आते हैं जो सबसे पिछड़ा है, और आप जो कह रहे हैं उसका बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं, प्रस्तुत कर रहे हैं। ये एक ऐसे प्रजातांत्रिक देश को या एक प्रजातांत्रिक प्रणाली को मजबूत करने के प्रतिनिधि के तौर पर हैं, जिसको हम कह सकते हैं कि कुछ हद तक तो अचीव किया है हमारे देश ने। क्यों मरकाम बिल्कुल साहब? ये सत्य बात है कि आज हम इस बात को पूरी तरह स्वीकार कर रहे हैं कि जो महात्मा गांधी जी के सपना था और अंतिम व्यक्ति को अधिकार मिले, अंतिम व्यक्ति को उसका इंसानियत का हक मिले, इसके जो विचार लोकतंत्र के अंदर रखे गए हैं। और लोकतंत्र से मैं इस बात के लिए बहुत ही हमारे पूज्य महात्मा गांधी जी की सोच पर, हमारे पूज्य पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की सोच पर, हमारे भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी जी की सोच पर मैं बहुत ही कृतज्ञता व्यक्त करता हूं कि मैं उस जगह से आया हूं जहां पर मैंने कक्षा 8वीं में परीक्षा फीस भरने के लिए मैंने एक 10x10 की खंती की खुदाई करके और वहां से मेरी पढ़ाई शुरुआत हुई थी और आज यहां पर विधानसभा में सदस्य के रूप में। पठान साहब, ये जो मरकाम जी कह रहे हैं, इनकी बातों को सुन के क्या आपको वाकई लगता है कि जो देश का आखिरी पायदान पे खड़ा हुआ आदमी है उसे इस प्रजातांत्रिक देश में कुछ हक, कुछ अधिकार हासिल हो सके हैं? इनके उदाहरण से देखकर ऐसा लग रहा है? नहीं, ये तो बिल्कुल सही है कि हमने कुछ हमारे जो अचीवमेंट की है। हाँ। लेकिन आज जब हम लोग ये राजनीति तरफ देखते हैं तो हमें दुख हो रहा है, इसलिए कि आज 10-10 दिन पार्लियामेंट चलने नहीं देना, एक भी बिल पास नहीं होने देना, ये देख के हमें बड़ा दुख होता है। तो जब भी हमारा देश ये सबसे बड़ा प्रजातंत्र है, लेकिन आज इसे ज़रूरत है कि इसमें कुछ प्यूरिफिकेशन लाया जाए, इसमें कुछ इनको सिखाया जाए। और मैं समझता हूँ कि बेस्ट शुरुआत यहाँ पे MIT से शुरू हो गई है, छात्र संसद की। गुरदीप, एक तरफ मरकाम का उदाहरण है, दूसरी तरफ पठान साहब और सप्तऋषि जी की बातें आपने सुनी। दोनों का ये कहना है कि जो सपना देखा गया था वो उस रूप में सामने नहीं आ रहा है। और ये भी सच है कि एक तरफ तो मरकाम जैसे लोगों को कुछ अधिकार मिले हैं, लेकिन दूसरी तरफ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको आज झंडा उठाकर और अपनी आवाज़ को बुलंद करके कहना पड़ रहा है कि सरकार जागे और उनके अधिकारों के प्रति सजग हो, क्योंकि उन्होंने सरकार को चुनकर वहाँ पर भेजा है जो आज राज कर रही है और उनकी बातें नहीं सुन पा रही है। जो हमने शुरुआत की थी कि हमारे देश में प्रजातंत्र की कल्पना की गई थी, जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए, क्या वो आज पूरा हो पा रहा है इस पार्लियामेंट और इस संसदीय प्रणाली के जरिए? दरअसल क्या है कि अभी जनता का एक वर्ग पैदा हो गया है जो सोचता है कि राजनीति को आउटसोर्स किया जा सकता है, कि हम डिमांड उठाएंगे और राजनीतिक लोग कोई और हैं जो उसको पूरा करेंगे। ये जो डिस्कनेक्ट हुआ है, हमको एक बात समझनी पड़ेगी कि जब आज़ादी का आंदोलन था तो आज़ादी के आंदोलन के अंदर राजनीति सेवा का माध्यम थी। लोगों ने अपनी करियर छोड़े, अपनी पढ़ाई छोड़ी और अपना घर बार छोड़ा और सेवा के लिए जेल गए, राजनीति की। लेकिन आज़ाद मुल्क के अंदर राजनीति सिर्फ सेवा का माध्यम नहीं है। राजनीति एक आज़ाद मुल्क के एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट का रास्ता है। और जैसे किसी कंपनी को अगर आपको आगे बढ़ाना है तो आपको एस्पायर करना पड़ेगा उस कंपनी की मैनेजमेंट में आने के लिए। उसी तरह अगर देश को आगे बढ़ाना है तो युवाओं को खुद ब खुद आगे आना पड़ेगा, सक्रिय राजनीति में हिस्सा लेना पड़ेगा, चाहे वो वार्ड की राजनीति हो, चाहे ज़िले की हो, स्टेट की हो या देश की हो। लेकिन आप ये नहीं कर सकते कि आप राजनीति को आउटसोर्स कर दें। दूसरी बात, आपने कहा कि हम कहाँ तक चल के आए। हम कई बार ये बात भूल जाते हैं कि सिर्फ एक MLA की बात नहीं है। इस देश के अंदर आधे से ज़्यादा मुख्यमंत्री जो आज हैं, उनके परिवार के लोग, उनके पिताजी, बाप दादा, वो कोई रूलिंग क्लास से नहीं थे, वो फर्स्ट जनरेशन अचीवर हैं।
इस सिस्टम ने वो उनको जगह दी है। लेकिन जो फर्स्ट जनरेशन अचीवर्स हैं, उनकी जो नेक्स्ट जनरेशन है, वो क्यों अपना अधिकार मानती है कि बस वही आ सकते हैं राजनीति में, उसके अलावा दूसरे लोगों को जगह क्यों नहीं मिल पा रही है? अब सवाल तो ये उठ खड़ा हुआ है एक ना? चीज़ होती है बिगनर्स एडवांटेज। हाँ। हर फील्ड में बिगनर्स एडवांटेज किसी न किसी को मिलता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सिस्टम बंद है। आज भी सिस्टम बंद नहीं है, लेकिन अगर आप ये माने कि भाई मुझे क्रिकेट की टीम में आना है तो मुझे मेहनत करनी है, मुझे IAS बनना है तो मेरे को 5-7 साल पढ़ाई करनी है, लेकिन राजनीति में चाहता हूँ मैं आज करूँ और कल इसमें मेरी जगह बन जाए। राजनीति भी एक कॉम्पिटिटिव सिस्टम है जिसके अंदर आपको मेहनत करके आना पड़ेगा। आप मेहनत कीजिए, रास्ते खुले हैं। जी कराड़ साहब, ये जो गुरदीप सिंह सप्पल कह रहे हैं कि राजनीति में आने के लिए भी मेहनत करना पड़ेगा और राजनीति को सिर्फ ये नहीं देखना चाहिए कि वो सेवा के लिए लोग आ रहे हैं, उसमें अब शासन चलाने की प्रणाली के जो कुशल लोग हैं उनको भी आगे बढ़कर इसको थामना पड़ेगा। सेवा भाव तो ये सबसे बड़ा संदेश था महात्मा गांधी। पंडित जवाहरलाल नेहरू एक पहले प्राइम मिनिस्टर जो थे, उन्होंने कहा कि आई एम द फर्स्ट सर्वेंट ऑफ इंडिया। बाद में मैं पंडित। ये भावना राजनीति के लोगों में आना जरूरी है, ये तो कहने की बात नहीं, ये तो चाहिए। सवाल इतना है कि आजकल के राजनीति में जो लोग आए, वहाँ शायद अच्छे सोच वाले, बुद्धिमान, चारित्र्यवान लोग दूर बैठ के देखते हैं कि भाई राजनीति चल रही है, इसमें जाना अपना काम नहीं। तो इस भाव को बदलने की जरूरत है, इसलिए और भारतीय अस्मिता जगाने का सवाल। आपने कहा कि भारतीय अस्मिता को जगाकर लोगों के अंदर सेवा भाव पैदा करने की ज़रूरत है, या पलशीकर साहब उन कुशल लोगों को आगे आने की ज़रूरत है जो अलग अलग क्षेत्रों में लीडरशिप हासिल कर चुके हैं और जिन्हें लगता है कि वो अब इस देश की कमान संभाल सकते हैं, आगे इस देश को ले जा सकते हैं? सॉरी टू इंटरफेयर। बुद्धिमान लोगों की सिर्फ जरूरत नहीं, चारित्र्य संपन्न बुद्धिमान की जरूरत है। जी, बुद्धिमान है, इंटेलिजेंट है, ठीक है, लेकिन चारित्र्य नहीं है उसके जीवन में, तो ऐसे लोगों की राजनीति में जरूरत नहीं। यही तो सबसे बड़ा बात है। ये तो बिल्कुल सच है कि जिनके पास कुछ कुशलता है और जिनके पास नहीं भी है, उन सब ने राजनीति में आना चाहिए। लेकिन मेरे से ख्याल से सवाल इतना सिर्फ नहीं है। आपने जो कहा गुरदीप जी, मैं आपसे सहमत हूँ, लेकिन राजनीति एक ऐसा माहौल है, राजनीति एक ऐसा किला गढ़ी बन गई है कि जो अंदर एक बार गए तो उन्होंने अंदर से वो गढ़ी बंद कर ली। ये जो भावना है वो मेरे ख्याल से राजनीति के लिए और लोकतंत्र के लिए बहुत डेंजरस है। लेकिन आप ये बताइए कि मरकाम साहब जैसे लोगों को कैसे रास्ता मिल पा रहा है और दूसरे युवाओं को रास्ता क्यों नहीं मिल पा रहा? जी देखिए, एक तो है कि इनसे आपको पूछना होगा कि आपकी खुद की ये जो पॉलिटिकल फील्ड में आने की जर्नी है वो कैसी हुई, कौन ये ब्रेक कर सकता है और कौन नहीं ब्रेक कर सकता है। लेकिन उल्टा सवाल मैं भी पूछ सकता हूं कि अपने जो सांसद है या विधायक है हर एक राज्य में, उनका अगर हम प्रोफाइल देखें तो ये मालूम पड़ता है कि जिनके पास सुविधा है, जिनके पास साधन है, जिनके पास पॉलिटिकल कनेक्शन है, वो आसानी से इस गढ़ी के अंदर जा सकते हैं। आदमी जा नहीं सकते हैं, वोटर जा नहीं सकते हैं, और वो कैसे तोड़े, ये मेरे ख्याल से राजनीति में बड़ी चुनौती है। पलशीकर साहब एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं कि राजनीति एक बंद किले के समान हो गई है जिसमें आम आदमी का घुसना मुश्किल हो गया है। लेकिन हम साथ साथ हमारे साथ मरकाम साहब भी हैं, उनसे पूछेंगे कि आखिर इस किले को भेदने के लिए उन्होंने क्या किया। उनके जैसे तमाम उदाहरण देश में पड़े हुए हैं और बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो इस किले को भेदने के लिए इस कैंपस में छात्र संसद के जरिए जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उनसे भी बातचीत करेंगे कि आखिर वो अपने किस तरह के सपने को लेकर आगे आना चाहते हैं राजनीति में। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। हम आज बात कर रहे हैं कि आखिर 21वीं सदी की जनता राजनीति और राजनीतिज्ञों से चाहती क्या है। क्या राजनीति एक बंद किला बन गई है जिसमें आम लोगों का घुसना मुश्किल हो रहा है, या फिर मरकाम साहब जैसे उदाहरण भी मौजूद हैं। मरकाम साहब, आपका राजनीति में आना कैसे हुआ? जो अभी पलशीकर साहब बोल रहे थे कि दरअसल राजनीति एक बंद किला हो गई है, उसकी चाबी किसी के पास नहीं है, कुछ चुनिंदा लोग हैं वही वहाँ तक पहुँच पा रहे हैं, लेकिन आप कैसे पहुँचे? बिल्कुल, मैं आपके बातों से सहमत हूँ, पर मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये बंद किला को खोलने का काम भी शुरू कर चुके हैं। और जो मैं यहाँ तक आया हूँ,
मैं एक गांव में पैदा हुआ था, मेरे विचार में लोगों की सेवा करना था। मैं उस जगह पैदा हुआ था जहां 1.5 फीट से 2.5 फीट कीचड़ होता था। उस गांव में अगर हमें एक कांटा लग जाता था बरसात में तो वो कांटा पूरी की पूरी पैर में घुस जाता था, इतना गीला रहता था। वहाँ पर हम लोगों ने कक्षा 8वीं से हमने लोगों की सेवा करने के लिए हमने उद्देश्य बनाया, आगे बढ़ते गया। और मैं ये नहीं सोचा था कि मैं विधायक बनूंगा। मैं अपना काम करते गया। पूज्य महात्मा गांधी जी के पार्टी कांग्रेस पार्टी का मैं सिपाही के रूप में आगे बढ़ते गया। यूथ कांग्रेस से लेकर मेरी सफ़र शुरू हुई। जब टिकट हमको देकर के राहुल जी ने विधानसभा के प्रत्याशी बनाया तो हमें लगा कि ये जो आप किला की बात कर रहे हैं, जो बंद किला है, आज वो उसके लिए हमारा पूरा ये जो आज हम जितना भी बात करें वो कम है। जी कराड़ साहब, मरकाम जो कह रहे हैं उनका ये कहना है कि उनके अंदर वो भावना थी और वो प्रेरणा थी और जिसको हम कहते हैं कि करेज ऑफ कन्विक्शन था, जिसकी वजह से आज वो कम से कम एमएलए बन पाए और उनके लिए राजनीति एक बंद किला नहीं रह गया। लेकिन बहुत सारे देश के युवा हैं जो आज भी ये सोचते हैं कि नहीं, राजनीति तो बंद किला है और राजनीति से नफरत करते हैं। स्पीकर साहब ने जो कहा कि ये पूरा बंद किला हो गया है, मैं ये नहीं मानता। आजकल जब सारे देश में देखते हैं और हमारे मित्र ऐसे विधायक एक नहीं, ऐसे सैकड़ों विधायक है कि जो बहुत गरीबी से आए। यहाँ जो छात्र सामने बैठे हैं मेरे MIT स्कूल ऑफ गवर्नमेंट में, ये बच्चे कोई अमीर घर के बच्चे नहीं है। ये भारत का एक सबसे नया रूप दुनिया के सामने आने वाला है। इसके लिए ये युवा लोग जो हमारे स्कूल ऑफ गवर्नमेंट के हो या पंडौल में जो 27 स्टेट से जो बच्चे आए हैं, अपना खुद का खर्चा करके, उनके मन में तीव्र भावना है ये करने की और देश सेवा करने की, देश को ऊपर उठाने की। तो मुझे विश्वास है कि ये ज़रूर होगा। और ये नए जवान जो है, जिनके मन में इतनी तीव्र भावना है सेवा भाव करने की, कोई अपनी पूरी भावना तो है सप्तर्षि जी, लेकिन वो जो कन्विक्शन है राजनीति के प्रति और अपने देश को आगे ले जाने के प्रति या उस पूरी प्रक्रिया से जुड़ने के प्रति, क्या वो कन्विक्शन रेट कुछ कम हो रहा है? तो हमारा जो भूतकाल है वो बीच बीच में आता है। यहाँ राज्य घटना होने के बावजूद कुछ लोगों को लगता है कि धर्म के आधार पर, मजहब के आधार पर नया राष्ट्र बनाएंगे, तो वो भी अपनी राजनीति करते हैं। आज आप ये MIT में जो ये प्रोग्राम कर रहे हैं, ये मुझे इसलिए महत्वपूर्ण लगता है कि इनको एक संस्कार दिया जा रहा है कि नहीं, ये किला आप तोड़ सकते। मैं मैडम एक सत्य बात कहता हूँ कि आज जात पात का मैं महाराष्ट्र से एग्जांपल दूँ तो जहाँ महाराष्ट्र में 15% मुस्लिम पॉपुलेशन है, वहाँ एक भी मुस्लिम पार्लियामेंट्रियन यानी सांसद इलेक्टेड नहीं है। इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब ये है कि इन लोगों पे इसी तरीके से ये संस्कार किए गए कि तुम नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये प्रयास महत्व का है कि ये अगर सोचेंगे कि हम भी कर सकते हैं तो फिर ये मरकाम जैसे लोग आगे आएंगे। और इसीलिए मैं समझता हूँ अपने पैसा खर्च करके आए, इसीलिए मैं समझता हूँ कि ये संस्कार इन पे करना बहुत जरूरी है। क्या संस्कार में कोई कमी हो जा रही है? जैसा कि अभी इन दोनों वक्ताओं ने कहा गुरदीप, कि दरअसल वर्तमान पर जो भूत का साया है वो उतर नहीं पा रहा। और भूत का साया मतलब ये कि जो हमारी पुरानी परंपरा रही है राजा महाराजाओं की या अपने सल्तनत को कायम करने की, चाहे वो किसी भी तरह का हो, पितृसत्तात्मक समाज का हो या फिर राष्ट्रीय ठाट बाट का हो, वो हमारी अभी भी प्रजातांत्रिक प्रणाली पर हावी है। और इसीलिए शायद उनको कहना पड़ रहा है कि जो चुनाव हैं वो लोकतंत्र का एक तरह से पराभव साबित हो रहे हैं। चुनावी प्रक्रिया में भी कुछ खामियां हैं जिसकी वजह से आम जनता का उसमें सीधा जुड़ाव नहीं हो पा रहा है। लोकतंत्र जो है वो हमेशा एक संघर्ष है अलग अलग विचारधाराओं का। उसमें जो जातिवादी पॉलिटिक्स कर रहे हैं उनकी भी एक सोच है, जो धर्म की कर रहे हैं, जो सेकुलरिज्म की कर रहे हैं, जो बाज़ार की कर रहे हैं, उनकी भी सोच है। सवाल ये है कि राजनीति इसी का नाम है कि कौन अपनी सोच से कितनों को कन्विंस करता है। एक बात है कि हमारे देश में ये बात सच है कि पिछले 60 साल में ये सारी धाराएं एक साथ रही हैं। कभी किसी का प्रभुत्व रहा, कभी किसी का, लेकिन अंततः देखना ये है कि देश एक किससे रहता है, कौन सी विचारधारा से एक रहता है। ऐसा मानना कि युवाओं के अंदर कोई विचारधारा का कोई इस समय सोच नहीं है या वो इससे घृणा करते हैं, ऐसा नहीं है। सच ये है कि युवा वर्ग लार्ज स्केल पर, ख़ासतौर पर शहरों में और छोटे शहरों में जो अब धीरे धीरे विकसित हो रहे हैं, वो इन सोच से बाहर आया है।
लेकिन जो सत्ता के अंदर, जो राजनीतिक पार्टियों के अंदर जो पुराने अभी भी स्तंभ हैं, वो शायद इस बात को समझ नहीं पा रहे। ये संघर्ष चल रहा है, ये हर समाज के अंदर से संघर्ष चलता है, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन मैं एक बात पे जरूर कहूँगा, जो किलेबंदी वाली बात बोली जी, राजनीति को अगर आप ये मानेंगे कि मेरा उद्देश्य 545 लोकसभा या 245 राज्यसभा मेंबर बनना है या 4000 एमएलए बनना है, तो निश्चित रूप से 125 करोड़ लोगों में से 800 लोग चुने जाना एक बहुत भारी कंपटीशन है। तो किला तो बन गया। लेकिन अगर हम ये सोचें कि राजनीति का मतलब 65 लाख पंचायत के इस समय चुने हुए कारिंदे हैं, राजनीति तो वो भी कर रहे हैं। इस समय लोकल बॉडीज़ के अंदर लोग चुने जाते हैं, राजनीति वो भी कर रहे हैं। अगर हम ये सोचें कि हम सीधे एमपी बन जाएंगे पर तभी मेरी राजनीति सफल होगी, तो ऐसे तो कहीं नहीं होता। कोई भी साइंटिस्ट ये मान के नहीं कहता कि मैं ये खोज करूंगा तो मुझे कल नोबेल मिलेगा। वो खोज करता है, सफल होती है तो नोबेल मिल सकता है। कोई भी खिलाड़ी ये नहीं सोच सकता कि मैं पहले दिन रिकॉर्ड बनाऊंगा। वो टीम में आएगा, खेलेगा तो रिकॉर्ड बनेगा। तो हम ये मान रहे हैं कि किला एक संसद है, नहीं, 65 लाख के करीब चुने हुए इस समय रिप्रेजेंटेटिव हैं। और जो अभी एकदम गुस्सा फूट रहा है युवा के अंदर कि हमें वहाँ रास्ता नहीं मिल रहा है, तो समस्या ये है कि वो अपनी कॉलोनी के अंदर तो राजनीति करते नहीं हैं, अपने ब्लॉक के अंदर करते नहीं है, लेकिन देश की राजनीति सीधा करना चाहते हैं। पलशीकर साहब, ये जो गुरदीप सिंह सप्पल कह रहे हैं, दरअसल इससे ये आभास हो रहा है कि युवा चाहता है कि हम राजनीति में आएँ, और राजनीति में आने का उसका एक ही उद्देश्य और मकसद दिखता है कि पार्लियामेंट में चुन के चले आएँ या विधानसभाओं में चुनकर चले आएँ। लेकिन राजनीति क्या सिर्फ संसद और विधानसभाओं तक सीमित है? क्या हमारे समाज के अलग अलग क्षेत्रों में राजनीति नहीं है? जो युवा सड़कों पर निकलकर अपने हक की मांग कर रहा है, क्या वो राजनीति नहीं है? क्योंकि जो युवा आज सड़कों पर निकल रहे हैं और जिस तरह की मांगों को लेकर निकल रहे हैं, वो भी तो एक तरह से राजनीतिक समस्या को हल करने की ही तरफ बढ़ता हुआ एक कदम है। तो इससे तो डेमोक्रेसी मजबूत ही हो रही है। क्यों हम ये मानकर सोच रहे हैं कि राजनीति जो है वो एक बहुत ही सीमित दायरे में बनकर रह गई है? राजनीति को बड़ा कर देखने की ज़रूरत नहीं है। जी, मैं 2 या 3 चीज़ें कहूँ। एक तो ये है कि मैंने जब कहा कि राजनीति किला बन रही है, तो इसका मतलब ये नहीं कि संसद किला बन रही है। मैं किसी राजनीतिक दल में भी जाने की क्यों नहीं सोच सकता हूँ, ये मेरा सवाल है। ये एक। दूसरा मुद्दा ये है कि हिंदुस्तान में दुनिया के बाकी देशों के कंपैरिजन में फिर भी राजनीति में ज़्यादा आस्था लोग रखते हैं, ज़्यादा इंटरेस्ट लगते हैं। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ क्योंकि मैंने कई ऐसे स्टडीज़ में हिस्सा लिया है जिसमें कि ये उभर के बाद बाहर आई है कि जहाँ दुनिया के बाकी देशों में 10 या 15% लोगों को राजनीति में आस्था रहती है, हिंदुस्तान में वो 30 या 35% तक रहती है। जहाँ बाकी हिस्से दुनिया के जो है वहाँ 5-10% लोग राजनीतिक दलों से जुटे हुए रहते हैं, हिंदुस्तान में 30 या 35% लोग राजनीतिक दलों से जुटे हुए रहते हैं। मेरे ख्याल से ये अच्छी बात है और इसके ऊपर ये जो लोकतंत्र है उसका महल उभरना चाहिए, वो उभरा नहीं जा रहा है। ये मेरी कंप्लेंट है, ये मेरी शिकस्त है। बात ये नहीं है कि राजनीतिक किला बनना है या नहीं बनना है, राजनीति कितनी ओपन कर सकते हैं हम, ये बात है। और तीसरी बात आपने जो कही, युवा वर्ग जो रास्ते पे आ रहा है उसके प्रोटेस्ट की, बिल्कुल ये राजनीति है। राजनीति सिर्फ चुनावों में नहीं है, राजनीति सिर्फ दलों में नहीं है, उसके बाहर भी है। लेकिन मुझे डर जो है वो बात ये है कि जब ये प्रोटेस्ट किसी भी व्हीकल के बिना, किसी भी माध्यम के बिना होते हैं, तो वो उभर तो आते हैं लेकिन उससे हाथ में कुछ आता नहीं है। हवा में जैसे बुलबुले आते हैं उस तरह के ये प्रोटेस्ट हैं। मैं ये मानता हूँ कि ये प्रोटेस्ट किसी व्हीकल की तरह, किसी माध्यम की मार्फत अगर चले जाते हैं तो हमारी राजनीति सुधर सकती है। वो नहीं हो रहा है, ये मेरी युवा वर्ग से और ये जो रास्ते पे आके प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनसे शिकस्त है। जी मरकाम साहब, एक सवाल ज़रूर मैं करूंगी जो आपने पलशीकर साहब ने बोला उसके आगे का सवाल है, और वो ये है कि आज जैसा कि इन्होंने कहा कि हमारे देश में 30-35% जो युवा है या जो लोग हैं वो राजनीति में दिलचस्पी रखते हैं और आगे आ रहे हैं। लेकिन एक दूसरा उसका पक्ष ये भी है कि बहुत सारे लोगों को ये देखने को मिलता है समाज में और अलग अलग दायरे में कि वो लोग जो और दूसरे प्रोफेशंस में असफल रह जाते हैं, वो दूसरे और प्रोफेशंस नहीं चुन पाते हैं, वो इस राजनीति में आते हैं और कोई सफल हो जाते हैं, कोई असफल हो जाते हैं। महात्मा गांधी जी ने जो कहा था, एक शब्द पे बहुत सारे तथ्य छिपे हुए हैं। बात आती है आराम हराम है, ये गांधी जी ने कहा था। आज राजनीति
की तमाम तरह की चर्चाएं चल रही हैं, उस पर तमाम तरह की हम बात कर रहे हैं, पर उससे पहले हम एक इंसान हैं और इंसानियत की हमारी बहुत सारी परिभाषाएं हैं। उस परिभाषा के अंदर देखेंगे तो राजनीति की जो स्वरूप है, राजनीति में जो कहते हैं कि कुछ सफल हो जाते हैं, कुछ असफल हो जाते हैं, ये तो मनुष्य के एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों में से सफलता और असफलता प्रत्येक इंसान के साथ में है। आप ये बताइए कि यहाँ पर जो बैठे युवा हैं जी, उनको आज आप क्या संदेश देना चाहेंगे जो राजनीति में आना चाहते हैं, जी। लेकिन जिन्हें लगता है कि राजनीति एक बंद किला हो गई है? नहीं, मैं तो युवाओं को यही संदेश देना चाहूँगा। सबसे पहले तो हम हमारे उस प्रथम दृष्टि पर नज़र डालें कि हम जब पैदा होने के बाद हमने अपनी आँख से देखा तो हम अपनी माँ को देखे, और पूरी दुनिया में सिर्फ हिंदुस्तान ही एक ऐसा देश है, भारत माँ ही एक ऐसा देश है जिसको माँ की संज्ञा दिया गया है। मेरे जानकारी में दुनिया में किसी देश को माँ की संज्ञा नहीं दिया गया है, और माँ की संज्ञा दिया गया है। हम उस माँ के औलाद हैं जिस माँ की रक्षा करना हमारे लोकतंत्र के माध्यम से महत्वपूर्ण बनता है। और जब हम माँ के औलाद हैं तो हम अपनी माँ की रक्षा के लिए उसमें जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की सरकार, तीनों चीज़ हमारे संविधान में स्पष्ट हैं। जब हमारे तीनों चीज़ हमारे संविधान में स्पष्ट हैं तो हमारे सामने हमारे पुराने बहुत प्रमाण हैं। उन प्रमाणों के आधार पर युवा ही स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में आज, चाहे हमारे नेता सुभाष चंद्र बोस हैं, चाहे सरदार भगत सिंह हों, ये तमाम युवा नेता ही हमारे विचारों के साथ आए। उस समय तो अंग्रेज थे, हमारे हक मांगने पर हमें गोलियां मिलती थी, बावजूद इसके बावजूद हमारा युवा अपने विचारों पे आ गया जीत हासिल और की। हमारी संस्कृति की एकता और हमारे आत्मबल और हमारी माँ की रक्षा के लिए हमारा नौजवान आगे आया जी। और इसीलिए शायद कहते हैं पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ पॉसिबल्स, और इस पॉलिटिक्स को पॉसिबल बनाने के लिए और क्या क्या कदम उठाए जाने की ज़रूरत है, इस पर चर्चा करेंगे। बने रहिएगा हमारे साथ, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है सरोकार में। आज हम बात कर रहे हैं जनता और राजनीति के सरोकारों की, और हमारे साथ दो और मेहमान जुड़ रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ पीयूष मिश्रा हैं जो कि MIT स्कूल ऑफ गवर्नमेंट में छात्र हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका पीयूष। और इसके अलावा हमारे साथ मृणाल धोल पाटिल हैं, वो भी MIT स्कूल ऑफ गवर्नमेंट में छात्र हैं। आप दोनों का स्वागत है और आप दोनों से ही शुरुआत करना चाहती हूँ। पीयूष, जैसा कि हमने कहा था कि पॉलिटिक्स इज़ एन आर्ट ऑफ पॉसिबल, और क्या यही पॉसिबिलिटी ढूंढने के लिए आप लोग यहाँ पर पॉलिटिक्स की पढ़ाई करने आए हैं? क्या आप पॉलिटिक्स में ग्लैमर ढूंढ रहे हैं यहाँ? अगर हम देश के बारे में अगर नहीं सोचेंगे और बैठ के अगर क्रिटिसाइज़ करेंगे और सिर्फ टीवी देख के कि हमारे पॉलिटिशियंस ऐसे हैं या हमारी राजनीतिक व्यवस्था ऐसी हो गई है, हमारा देश गटर में जा रहा है, या फिर अगर किसी का कार्टून बनता है और उस पर अगर हम ताली बजाते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कुछ होने वाला है। आपका क्या कहना है मृणाल? मैम, मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो ग्लैमर एलिमेंट है वो खासकर युवाओं को आकर्षित करता ज़रूर है, पर राजनीति में ऐसा कुछ होता नहीं है। आपको ग्रास रूट लेवल से जो आखिर का द लास्ट स्टैंडिंग मैन है, जो अंत्योदय, उसके बारे में सोचना पड़ेगा। जो आखिरी आदमी खड़ा है उसके बारे में सोचना पड़ेगा। जो निचले तबके का और जो गरीब है सबसे, उसके बारे में आपको सोचना पड़ेगा, उसके लिए काम करना पड़ेगा। तो जब आप उसके लिए काम करते हो तो आप ये ग्लैमर वगैरह ये सब भूल जाते हो। मुझे लगता है आज का जो युवा है और वो जो कहता है राजनीति में आने के लिए कोई जगह नहीं है, लेकिन हम तो देख रहे हैं कि यहाँ पे तमाम इस कैंपस के युवा जो हैं बड़े बड़े पॉलिटिशियंस को देखने के लिए अपने कमरे से बाहर लाइन लगाकर खड़े हैं, और वो फिर बाहर जाने के बाद कहते हैं कि आई हेट पॉलिटिक्स। वो ये भी चाहते हैं कि उनके लिए रास्ते भी खुलें, मगर वो अपनी तरफ से प्रयास भी नहीं करना चाहते हैं। ये जो कॉन्ट्रडिक्शन है, इस कॉन्ट्रडिक्शन की दिशा क्या हो? कैसे युवा जो है जो कहता है कि हम हेट करते हैं, उसको इस पॉलिटिक्स से जोड़ा जाए, और कैसे इसकी दिशा नई तय की जाए? नहीं, मैं समझता हूँ एक तो ये है इसमें बात कि हमारे देश में जो समस्याएं हैं उनके बारे में जो हम अपने बंद कमरों में बातें करते हैं, वो आम तौर पर खुले आम आके बाहर करना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि राजनीति के बारे में जैसा शुरू में कहा गया था कि कोई दूसरा राजनीति करे और मैं सिर्फ मतदाता रहूं, ये भावना तो छोड़नी पड़ेगी ही, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उसमें जो उच्च शिक्षित जिन्होंने शिक्षा प्राप्त की है, ऐसे लोगों में ये भावना ज़्यादा है
कि राजनीति एक गंदी चीज़ है, और मैं नहीं समझता हूँ कि आम जनता हिंदुस्तान की इस तरह से सोचती है। मैं तो ये समझता हूँ कि हिंदुस्तान के नागरिक जो है वो ये समझते हैं कि राजनीति में कई ऐसी चीज़ें हैं जो सुधरना चाहिए, लेकिन इतनी भी बुरी बात नहीं है कि कोई राजनीति ना करे। तो ये जो आप कह रही है आई हेट पॉलिटिक्स वाला जो फिनोमिनन है, वो मेरे ख्याल से ज़्यादा करके बड़े शहरों में दिखाई दे रहा है। वो दिखाई दे रहा है, उसमें कई हद तक मेरे ख्याल से जो मीडिया है उसका भी हाथ है, क्योंकि मीडिया से हर बार मेरे ख्याल से सिर्फ यही चित्र दोहराया जाता है कि पॉलिटिक्स में कुछ गलतियां हैं। कुछ राजनीति करने वाले भी इसके जिम्मेदार हैं, राजनीति का चित्रण करने वाला जो मीडिया है वो भी इसका जिम्मेदार है, और राजनीति में हिस्सा न लेने वाला जो नागरिक है वो भी इसके जिम्मेवार है। तो किसी एक पे मैं नहीं डालूंगा जी। क्या आपको लगता है जो युवा आज ये कह रहे हैं कि हमें राजनीति में दिलचस्पी नहीं है, हम राजनीति से दूर रहना चाहते हैं, दरअसल वो हमारे प्रजातांत्रिक प्रणाली को कमज़ोर कर रहे हैं? ये कहेंगे कि हम राजनीति से दूर रहेंगे लेकिन हम राजनीति के ग्लैमर को भी अपनाना चाहते हैं, और प्रजातांत्रिक प्रणाली की जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जाकर वोट देना, वो उससे दूर रहता है। ये एक तरह से राजनीति को कमज़ोर करने की, प्रजातांत्रिक प्रणाली को कमज़ोर करने की, और ऐसे युवा जो सपने देख रहे हैं या जो चाहते हैं कि हम इस क्षेत्र में आए, उनको भी एक तरह से रास्ता बंद करने की तरफ जाता हुआ दिखता है आपको? तो मैडम मैं बिल्कुल पर्रिकर साहब से सहमत हूँ कि हमारे युवाओं का इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में कोई सहभागी नहीं हुआ। मैं समझता हूँ कि जब हमारे देश की पॉलिसी बनती है, कोई नीति बनती है, चाहे हेल्थ की हो चाहे एजुकेशन की हो, तो क्या हमारे इंटेलेक्चुअल को उसमें सहभाग मिलता है? क्या हमारे युवकों को उसमें सहभाग मिलता है? एक बात मैं देता हूँ कि मैं राष्ट्र तुकडोजी महाराज नागपुर यूनिवर्सिटी, जिसको राष्ट्रंत तुकडोजी महाराज नया नाम दिया गया, वहाँ वीसी रहते वक्त जो शेतकरी की यानी किसानों की आत्महत्या थी, तो वहाँ से खुद हमने एक रिसर्च पेपर यानी हमने एक स्टडी ग्रुप किया, लेकिन मैं समझता हूँ कि दुर्भाग्य से उसकी कोई गवर्नमेंट ने दखल न ली, और जो पॉलिसी बना जाती है वो ब्यूरोक्रेट्स के ज़रिए बना जाती है, पॉलिटिकल लीडर्स के ज़रिए बना जाती है, और हमारे देश में जो इंटेलेक्चुअल है, यूनिवर्सिटीज़ है, कॉलेजेस है, युवा है, उनको उसमें बिल्कुल सहभाग नहीं है। इसीलिए वो कर रहे हैं कि वो हेट पॉलिटिक्स। जब उनको उसमें सहभाग मिलेगा, जब इस देश के युवकों को सहभाग मिलेगा कि चलो आइए अपने को ये करना है, पुणे की नदियाँ बहुत ख़राब है, ये नदियाँ ख़राब हो गई, इसके बाद सिर्फ वो अगर कमिश्नर करेगा तो कभी नहीं होगी। वो जब युवक करेंगे तो युवकों को इसमें संस्कार देना पड़ेगा और उनको जोड़ना पड़ेगा। सत्तरश्री साहब, युवाओं को जोड़ने की, जनता को जोड़ने की क्या वो प्रणाली हो जिससे कि वो लोकतंत्र को मजबूत करें, ना कि उसे हेट करें? पहले ये समझना चाहिए कि दुनिया का हर लोकतंत्र अपना अपना फॉर्म लेता है, सारे लोकतंत्र एक नहीं होते। हिंदुस्तान में जो आज़ादी का आंदोलन हुआ उससे जन आंदोलन और सत्याग्रही जन आंदोलन जिसमें हिंसा न हो लेकिन बहुत तादाद हो और प्राइस पे करने की तैयारी हो, जेल में जाने की तैयारी हो, ऐसा भी एक राजनीति का रास्ता है। तो एक हुआ संसदीय, इससे लोकतंत्र का एक हिस्सा हुआ संसदीय पॉलिटिक्स, दूसरा हुआ कंस्ट्रक्टिव वर्क, और तीसरा है जन आंदोलन। इसीलिए भारत में जेपी जयप्रकाश नारायण नाम का एक 74 बरस उम्र का आदमी युवाओं का नेता बन गया था, और उन्होंने पूरा जन आंदोलन करके सारी युवाओं को जगा के किया। तो जो बंद किले की बात पर्रिकर साहब ने की वो भी सही है एक माने में। उस समय जो एस्टेब्लिश लोग थे उनको लगा कि ये जन आंदोलन से युवा आएंगे तो नया नेतृत्व आएगा, तो उन्होंने इमरजेंसी लगाई, लोगों को, नागरिकों को फिर प्रजा बनाया, कोई हक नहीं रखा था। लेकिन आशावाद ये है कि उन्होंने इमरजेंसी के बाद जो चुनाव हुए वो तो युवकों का विजय है। कौन वहाँ, वो पार्टियां तो इतनी खत्म हुई थी तो वो कैसे आते थे? जी गुरदीप, प्रजातंत्र को कैसे मजबूत किया जाए? तंत्र की जो जिम्मेदारी है और तंत्र को मजबूत करने की जो जिम्मेदारी है वो प्रजा के हाथ में आए, इसके लिए क्या दिशा तय होनी चाहिए, कैसे आगे बढ़ना चाहिए? इसमें 2-3 चीज़ें हैं। जैसे पहले तो मैं जवाब देना चाहूँगा कि आई हेट पॉलिटिक्स जो आप बार बार कह रहे हैं, युवा ये नहीं कहता आई हेट पॉलिटिक्स, वो कहता आई हेट दिस फॉर्म ऑफ पॉलिटिक्स, कि अगर मैं होता तो मैं सब ठीक कर देता। वो ये नहीं समझ रहा है कि कौन बनेगा करोड़पति का गेम नहीं है कि 15 क्वेश्चन दिए और 5 करोड़ जीत के चले गए। पॉलिटिक्स को चेंज करने के लिए आपको उसका हिस्सा बनना पड़ेगा, उस संघर्ष में उतरना पड़ेगा और स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा।
अब समस्या हमारे देश में क्या हो गई है कि कुछ साल पहले तक इस देश में छात्र आंदोलन था। उस छात्र आंदोलन में लोगों के विचारधारा पनपती थी, विचार वो परिपक्व बनते थे और वो विचार फिर प्रशासन के अंदर आते थे। अब चूँकि छात्र आंदोलन खराब था, उसके अंदर कुछ कमियां आ गई, तो हमने पूरा छात्र आंदोलन को ही धीरे धीरे इस देश में ख़त्म कर दिया है। तो आज युवा के पास सवाल हैं, लेकिन उन सवालों का उसके पास जवाब नहीं है। इसीलिए जब वो सड़क पे उतरता है तो उसके पास इंजन नहीं है, जैसा कहा, क्योंकि इंजन वो एक दिन में नहीं लगेगा ना, वो वर्षों के जो आंदोलन के से निकल के चीज़ें आनी चाहिए थी। तो अब आज के दौर में जब छात्र आंदोलन नहीं है तो मुझे लगता है बेसिक जिम्मेदारी मीडिया की है। नहीं, जो छात्र आंदोलन ही नहीं, महाराष्ट्र में तो आपको बता दूं दशकों से छात्र संसद का, यानी हम कहें कि छात्र संघों का चुनाव नहीं हो रहा है और इस वजह से भी इस तरह की समस्या आ रही है कि जो युवा हैं वो अपनी आवाज़ कहाँ बुलंद करें, कैसे अपनी समस्याओं को जो राजतंत्र है वहाँ तक पहुँचाएं। इसके लिए शायद इस छात्र संसद की भी ज़रूरत है और ऐसे युवाओं को आगे आने की अगर छात्र ज़रूरत है। संघों के चुनाव हो रहे होते तो हमें अलग से छात्र संसद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जी बिल्कुल। और दूसरी बात जो मैं मीडिया पे ला रहा था बात को, कि मीडिया फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी बोलते हैं, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये कि आप तमाम सरोकार को, उसके सारे जो कोण हैं, उसके सारे एंगल को आप पब्लिक में डिस्कस कीजिए और पब्लिक से आंसर निकलवाइए और फिर तंत्र की जिम्मेदारी होगी उसको फॉलो करने की या नहीं फॉलो करेंगे तो उसका जवाब देने की। जैसे गैंग रेप की बात की, आज मीडिया ने सही पर्सपेक्टिव में उसके सभी एंगल्स को डिस्कस कर रहा है। और आज शुरू में गुस्सा आया, शुरू में लोगों ने कहा फांसी देने वाला कानून बना दो, ऑर्डिनेंस ले आओ। आज गुस्सा शांत हुआ, आज सभी लोग, युवा भी उसमें शामिल हैं, उसमें वकील भी शामिल हैं, उसमें आईएएस भी शामिल है, उसमें पार्टियां भी शामिल हैं। अब वो ठंडे दिमाग से बैठ के मीडिया की मार्फत से डिबेट चल रही है और एक उसका फॉर्म निकल के आएगा। जी, और हो सकता है ये फॉर्म जो है वो सकारात्मक दिशा में आगे बढ़े। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो यहाँ पर मौजूद छात्र छात्राओं से उनकी समस्याओं, उनके सवालों पर भी बातचीत करेंगे। बने रहिएगा हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। डेमोक्रेसी में ये कहा जाता है कि पीपल गेट द गवर्नमेंट विच दे डिजर्व। तो क्या जनता या मतदाता जैसी सरकार चाहते हैं, जैसी सरकार वो उन्हें मिलती है बिल्कुल उसी को वो डिज़र्व करते हैं, या फिर उनकी अपेक्षाएं सरकार से पूरी नहीं हो पा रही हैं? इस पर हम चर्चा करें उससे पहले हम जनता के सवालों को लेते हैं। यहाँ पर बहुत सारे छात्र छात्राएं बैठे हैं, उनकी अपनी राजनीति से किस तरह की अपेक्षाएं हैं, इस पर बातचीत करते हैं। हमारे साथ इस समय MIT स्कूल की छात्रा हैं। आप सवाल पूछिए अपना। जी, मेरा सवाल मिस्टर सत्यपाल सर से है। ये कि भारत जैसे प्रबुद्ध और संपन्न देश में, जहाँ पे विच इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री, यहाँ पे एक रेप केस होता है तब जाकर के कानून में संशोधन होता है। तो क्या ये ज़रूरी है? क्या ज़रूरी है या नहीं ये बात अलग है, लेकिन जो पुरानी सोच है उसमें जात मज़हब, अपने मज़हब के लोगों पर अत्याचार नहीं होना चाहिए, अपने जाति के लोगों पर नहीं होना चाहिए, हमारे जाति के किसने दूसरों पर अत्याचार किया तो ठीक है, वगैरह वगैरह। तो इससे आगे गई करना और उन्होंने कहा कि नहीं, वो हमारी बहन है, भले उसका नाम भी हम जानते नहीं, जात जानते नहीं, मज़हब जानते नहीं, इतने हद तक वो सही है। जब यूथ कलेक्ट होती तो सरकार उनका आवाज़ क्यों दबाती है? जब मुंबई में अन्ना हज़ारे भी कलेक्ट हुए थे, मैं किसी उदाहरण दे रहा हूँ, सिर्फ मैं किसी पार्टी से रिलेटेड नहीं हो, तो अन्ना हज़ारे कलेक्ट हुए तभी यूथ का आवाज़ बंद कर दिया, यूथ के लाठीचार्ज किया जाता है, उनको स्कैटर कर दिया जाता है। ऐसा क्यों होता है हमारे सिस्टम में? गुरदीप, देखिए, आप कोई भी युवा वर्ग या कोई भी प्रदर्शनकारी जब प्रदर्शन करता है तो वो उसको इजाज़त कैसे मिलती है? वो उसको अधिकार मिला हुआ है जो संविधान ने दिया है। संविधान कहता है कि आपको प्रदर्शन करने का, प्रोटेस्ट करने का अधिकार है। तो जिस संविधान ने अधिकार दिया है उस संविधान ने कुछ जिम्मेदारी भी दी है। हम ये नहीं कर सकते कि हम अधिकार तो ले लें, हम जिम्मेदारी नहीं लें। अगर हमारे संविधान के अंदर है कि आप परमिशन लेंगे, परमिशन लेके आप निश्चित जगह पे प्रोटेस्ट करेंगे और आप करेंगे, लेकिन अगर आप कोशिश करेंगे कि मैं किसी के घर में घुस जाऊं, पार्लियामेंट में घुस जाऊं, तो इस संविधान की रक्षा के लिए जो संस्थाएं बनी हैं ये उनकी जिम्मेदारी बनती है कि उसको रोकें, क्योंकि अगर वो नहीं रोकेंगे तो कल वो आपके अधिकार की रक्षा भी नहीं कर पाएंगे। यूथ को ये भी समझना बहुत ज़रूरी है। जी पीयूष, आप कुछ पूछना चाहते हैं? मैं सुहास सर से पूछना चाह रहा था कि जैसे उन्होंने बात की कि राजनीति एक बंद किला हो गया है, तो सर जहाँ तक मेरी वो है कि शायद सबसे पहले संजय गांधी जी ने यूथ कांग्रेस बना के उसके बाद
उससे लेके अभी जहाँ जिस हम प्रदेश में बैठे हैं और जहाँ की धरती पे हम बैठे हैं, अगर हम पवार साहब की बात करें तो वो एनसीपी में उन्होंने छात्र सभा खोल दी, और मैं यूपी का रहने वाला हूँ, वहाँ पे छात्र सभा मुलायम सिंह जी ने खोल दी। तो आप इसको कैसे लेते हैं? देखिए, ये तो अच्छी बात है, और आप संजय गांधी तक ही गए, उसके पीछे अगर आप जाते, ओरिजिनल गांधी जिनको कहा जा सकता है, उनके तक अगर आप जाते तो आपको पता चलता कि उस ज़माने में भी युवाओं को राजनीति में लाने के लिए चेष्टा की गई थी। सवाल यह है कि कौन इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। मैं बार बार जो कह रहा हूँ कि सिस्टम तो आपके लिए ओपन है, लेकिन सिस्टम का फंक्शनिंग आपने ऐसे बना लिया है कि जिनको अंदर जाना है उनको जाने में उत्साह ना बटे। मेरे पास ये भी आंकड़े में दे सकता हूँ, और आंकड़े फेंकने से कुछ होता नहीं, मुझे पता है कि कितने ऐसे विधायक महाराष्ट्र में हैं कि जिनके घर में पॉलिटिक्स की ट्रेडिशन है, और कितने ऐसे हैं कि जिनके घर में नहीं है। तो मैं सवाल ये पूछ रहा हूँ, और ये मेरा सवाल नहीं है, ये आम जनता की सवाल है कि ऐसा क्यों है कि अगर जिसको कहा बिगिनर्स एडवांटेज, आपको राजनीति में बिगिनर्स एडवांटेज क्यों लगता है? क्योंकि डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स को एक लेवल प्लेइंग फील्ड कहा जाता है। डेमोक्रेसी क्यों लाए हम? क्योंकि यहाँ लेवल प्लेइंग फील्ड होगा। अगर लेवल प्लेइंग फील्ड है तो बिगिनर्स एडवांटेज कैसी आती है? ये जनता की सवाल है, मैं सिर्फ वो सवाल मुखर कर रहा हूँ। जी, इसका मतलब ये है कि जो लोग भी पॉलिटिकल फैमिलीज से जुड़े हुए हैं, जिनका भी किसी न किसी तरह से जुड़ाव रहा है पॉलिटिक्स से, शायद उनके लिए पॉलिटिक्स में आना ज़्यादा आसान है बनिस्बत यहाँ पर मौजूद तमाम जो जनता है उनके और हमारे जैसे लोगों के। आप में से कोई सवाल पूछना चाहता है? जो इंडियन डेमोक्रेसी है ये बाय द पीपल, फॉर द पीपल और ऑफ द पीपल है, पर ये जो फॉर वाला टर्म है, तो अगर पीपल अगर ये कर रहे हैं कि पीपल पे लाठियाचार्ज हो रही है, लोग अगर करप्शन हो रहे हैं, जो टैक्स हम देते हैं उसी पे करप्शन होता है। जैसे आप कलमाडी का ले लीजिए, ए राजा के ले लीजिए। ए राजा का एग्जांपल लेना चाहूँगा कि वो हुआ है 1,60,000 करोड़ का शायद से। तो इस पे एक्शंस क्या हुआ है? कुछ हुआ तो नहीं है, बस ए राजा जेल में चले गए, 6 महीने बाद बाहर आ गए। तो ये 1,60,000 करोड़ गए किधर? पहले तो ये समझने की बात है कि जो आप 1,76,000 करोड़ के स्कैम की बात कर रहे हैं, तो वो कहीं किसी डॉक्यूमेंट में, सीएजी के किसी डॉक्यूमेंट में ये कहीं नहीं कहा गया कि पैसा किसी ने खाया था। वो किसी मंत्री ने वो पैसा वो था जो सरकार कमा सकती थी, लेकिन उसने जो नीति बनाई उससे नहीं कमाया। तो पहली बात तो ये है कि पैसा खाना अलग चीज़ होती है। 1,76,000 करोड़ सरकार कमा सकती थी, सीएजी ने कहा आपने नहीं कमाया। अब सवाल ये है कि इस देश में एक न्यायिक व्यवस्था है। हम ये जरूर कह सकते हैं कि व्यवस्था धीरे चलती है, उसमें बहुत तेज़ी से, क्योंकि कोर्ट्स में कमी है, जजेस की वैकेंसीज खाली हैं, वकीलों के बैठने की जगह नहीं है, हमारा जो जुरिस्प्रूडेंशियल सिस्टम है और जो पुलिस तंत्र है वो पूरी तरह इक्विप्ड नहीं है। ये तमाम चीज़ों की वजह से जो हमारी डिलीवरी ऑफ जस्टिस है वो स्लो है। लेकिन ये कहना कि वो केस बंद हो गया है, तो ऐसा तो अभी कहीं नहीं हुआ, केस तो चल रहा है। और अगर हम इस देश में बैठ के ये कहें कि जनता या एक ग्रुप ऑफ जनता जो डिमांड करे कि इस आदमी को ये सज़ा होनी चाहिए और वैसा होना शुरू हो जाए, तो कल वो उस आदमी तक नहीं रुकेगा। समाज में स्थापित नेताओं से जो जनता और सिस्टम की जो दूरी होती है, इन दूरियों को एक नया यूथ जब राजनीति में प्रवेश करता है तो इन दूरियों को, इन कमियों को कैसे दूर करे, ताकि जो सिस्टम में दूरियां हैं, जो नेताओं से दूरियां हैं और जो सिस्टम में जो कमियां हैं और खामियां हैं, एक ऐसा माहौल बने जो ट्रांसपेरेंसी का बने, विश्वास का बने, विकास का बने। इन कमियों को हम कैसे, एक आम युवा कैसे दूर कर सकता है? ये सवाल बहुत अच्छा है। अगर मान लीजिए किसी को राजनीति में आने का मौका मिल भी जाता है और वो उस सिस्टम का हिस्सा हो भी जाता है, तो होता ये है कि जैसे ही वो उस कदम को, उस पायदान को पार करता है, वो उसी तंत्र का, उसी प्रणाली का हिस्सा हो जाता है जिसको कि बाहर से बैठकर वो हेट करता है, या जो बाहर से बैठकर कहता है कि ये हमारे लायक नहीं है। उसको दुरुस्त करने के लिए जो पहली बार राजनीति में प्रवेश कर रहा है, उसको क्या करने की ज़रूरत है? तो मैडम, मैं समझता हूँ कि आपको मालूम होगा कि हमारे अगर लोगों के साथ कमिटमेंट होगी, जैसे कि मैंने पढ़ा है कि चाइना में उसी को अधिकारी बना जाता है जो गरीबी से आया है, वो लोगों की समस्या समझता है। अगर ऐसे को राजनीति में प्रवेश मिले, अगर ऐसा आदमी वहाँ पे आ जाए तो फिर दूरियाँ रहेगी नहीं। लेकिन क्या अकेला चना बाहर फोड़ सकता है? सवाल ये है। नहीं, जवाब इसका ये है कि जैसा आपने भी जिक्र किया कि राजनीति तो संभाव्यताओं का दौर है, आर्ट ऑफ द पॉसिबल। तो अगर कोई मुझसे आके पूछे कि बताइए अब हम क्या करें, तो मैं कहूँगा भाई साहब, आप वहाँ गए हैं, आपको आपकी प्रज्ञा से कुछ करना चाहिए, खुद की रोशनी खुद बनना चाहिए। अब हम बात कर रहे हैं
लास्ट मैन, अंत्योदय की बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की। अगर हम हिंदुस्तान में जो बातें चल रही है उसकी देखें तो हम बात कर रहे हैं अस्मिताओं की। अब जब मैं राजनीति में चला जाऊं तो मुझे ये तय करना होगा कि मेरी प्रायोरिटी, मेरी प्राथमिक क्रम क्या है। क्या मैं इससे पहले अस्मिता पे राजनीति करूं? क्या मैं इसके पहले इंफ्रास्ट्रक्चर पे राजनीति करूं? क्या मैं इसके पहले ये देखूं कि जो अंत में आदमी या औरत बैठी हुई है उसके लिए मेरी राजनीति कुछ करे? और इसकी रोशनी में अगर हम पॉलिसीज़ का विचार करें राजनीति में जाने के बाद, तो मेरे ख्याल से काफ़ी हमें कल्पनाएं दिमाग में आ सकती है। जी बुड़ल, आप राजनीति में आने की क्यों सोच रख रहे हैं? क्या चाहते हैं आप राजनीति? मैम, मैं ये जानता हूँ कि हमारे देश में बहुत सारे आर्थिक नीतियों की सामाजिक स्तर पे बदलाव की ज़रूरत है, और एक सामाजिक, आर्थिक और एक ऐसा बदलाव लाने की ताकत राजनीति इस क्षेत्र में है, क्योंकि पॉलिसियाँ जो है वो वहाँ से बनती हैं। तो अगर हम बाहर बैठ के पॉलिसी को कोसे कि ये कहे ये गंदा है, तो आखिर उसको उतर के साफ कौन करेगा? जो सबसे ज़्यादा अगर ताकत किसी में है तो राजनीति में है, जो पॉलिसीज़ बनाती है, जो लोगों के काम आती है। तो अगर अच्छी पॉलिसीज़ बनती है तो समाज में बदलाव अच्छी तरह से आएगा, समाज का ज़्यादा विकास होगा। इसमें एक सवाल मुझे बोलना है उनको। देखिए, राजनीति में ऐसा नहीं होना चाहिए जो आजकल हो भी जाता है कि जब मैं राजनीति ज्वाइन कर लूँगा और एक पद पे पहुँच जाऊँगा तब मैं सोचूंगा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। ऐसा नहीं होता है। जब आप उस प्रक्रिया में होते हैं तब आप ऑल्टरनेट पॉलिसीज़ की बात करते हैं। उनको जब भारत का आज़ादी का आंदोलन चल रहा था तो उन 20-25 सालों के अंदर ये तय हो चुका था कि आज़ादी मिलेगी तो हम क्या क्या करेंगे। वो एक प्रोसेस का हिस्सा है। अगर मैं ये सोचूं मैं वहाँ पहुँच के सोचूंगा या मुझे क्या करना है, तो फिर तो कभी सफलता मिलेगी नहीं, सिस्टम चेंज होगा नहीं। राजनीति का पार्ट कैसे बना जा सकता है? जैसे जो यहाँ पर युवा हैं, आप जैसे लोग हैं जो राजनीति में आना चाहते हैं, अपने अपने तरीके से रास्ते तलाश रहे हैं। बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो चाह रहे हैं और रास्ते भी तलाश रहे हैं। वो रास्ता क्या हो, राजनीति का हिस्सा कैसे बने, और राजनीति जिसको कि माना जा रहा है कि वो कुछ हद तक अभेद किला हो गई है, कुछ लोगों को लगता है कि वो गंदा नाला हो गई है, उसको साफ करने का, उसमें दिशा तलाशने का और उसमें भविष्य बनाने का क्या रास्ता होना चाहिए? मैं ऐसा समझता हूँ कि राजनीति का क्षेत्र जो है वो एक ऐसा पुल है, ब्रिज है, जो आपको खुद का जो इंटरेस्ट है, वो खुद का इंटरेस्ट और आम जनता का इंटरेस्ट, इनको लिंक करता जाता है। मैं शुरू में तो कहता हूँ कि मुझे पावर चाहिए इसलिए मैं राजनीति में जा रहा हूँ, मुझे कुछ अच्छा करके दिखाना है इसलिए मैं राजनीति में जा रहा हूँ। जैसा मैं राजनीति में चला जाता हूँ मुझे ये ध्यान आता है कि मेरे पीछे ये जो 10 लोग खड़े हैं उनके इंटरेस्ट को हाथ में लेते बगैर मैं मेरा खुद का इंटरेस्ट आगे नहीं चला पाऊंगा। उसके आगे मैं जाता हूँ तो मैं कहता हूँ कि ठीक है भाई, मेरा गांव है, मेरी जाति है, मेरा धर्म है, जो भी कुछ हो, ये जो सर्कल है इंटरेस्ट का वो बढ़ता जाता है। और ये ब्यूटी है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स की कि जैसे जैसे आप राजनीति के अंदर घुस जाएंगे और सीरियसली राजनीति करते जाएंगे तो आपका ये जो इंटरेस्ट का सर्कल है वो बढ़ना चाहिए। अगर वो बढ़ता नहीं है तो समझो कि आप खुद की राजनीति कर रहे हैं, जनता की राजनीति नहीं कर रहे हैं। जी, इस सर्कल को और बड़ा कैसे बनाया जाए? ये जो दायरा हमारे अपने तक सीमित है उसको बड़ा बनाकर समाज और देश के प्रति जिम्मेदार कैसे बनाया जाए? क्या रास्ता हो? पहले अपनी स्पष्टता होनी चाहिए, सोच एकदम कि क्या करना है मुझे और मेरी ज़िंदगी कितनी है। ज़्यादा ज़िंदगी नहीं होती तो इसमें मैं क्या अचीव कर सकता हूँ, और मैं जात का, अस्मिता का पॉलिटिक्स करना चाहिए नहीं करना चाहिए। हम लोगों ने जब हमारे युवापन में सोचा था तब ये सोचा था कि हमारे जात का, हमारे सुबह का हम पॉलिटिक्स नहीं करेंगे, तो ये कैसे सीखेंगे। तो हमने बिहार में अकाल था तो अकाल में जाके काम किया, और लोग किस चीज़ को मानते हैं ये पता वहाँ चलता है। उसमें कहते हैं कि ढक्कन खुल गया, तो सवाल का जवाब मिल गया। जब हम लोगों को गोलियां देते थे खून बढ़ने की, तो लोग हमें भगवान मानने लगे थे। हमने कहा कि हम तो छात्र हैं मेडिकल कॉलेज के पूना के, आप कैसे मानते? तो बोले कि सबको मंथली जो होता है ना, उनका मंथली पारी होती है, वो जो खून जाता है वो शुरू हो गया, और आपके डिस्पेंसरी में आने के बाद हुआ। तो ये तो भगवान का चमत्कार है। तब हम लोगों को पता चला कि इसमें बहुत आनंद आता है
जी पठान साहब, हमने जो सवाल पूछा था कि राजनीति में आने की दिशा क्या हो, लेकिन उसके साथ साथ एक और सवाल मेरे मन में है, वो ये है कि आज का युवा राजनीति का मतलब जो है वो संसद और विधानसभाओं में पहुंचना भी मानता है और सफलता की उच्चतम श्रेणी भी मानता है उसको। क्या राजनीति यहाँ पर आकर ख़त्म होती है या फिर अपने आसपास के दायरे को, अपने समाज को बेहतर बनाने, खूबसूरत बनाने से भी राजनीति की जा सकती है? नहीं, बिल्कुल, क्योंकि जो एरिया में काम कर रहे हैं, हाँ। अगर हम एजुकेशन में काम कर रहे हैं, अगर कोई दूसरी जगह पे कोई गवर्नमेंट ऑफिसर है, मैं महाराष्ट्र का डायरेक्टर रहा और मुझे पता है कि सभी, चाहे कोई भी पार्टी के लोग हो, वो हमेशा कहते थे कि भाई हमारा ये बिल्कुल सही काम हो रहा। तो इसीलिए मैं ये नहीं समझता हूँ कि राजनीति में ही जाना चाहिए, लेकिन राजनीति में गए हुए जो कुछ लोग आज हमें दिख रहे, कुछ टैक्टिक्स की वजह से जब वो गलत काम कर रहे हैं, सब सही काम नहीं कर रहे, तो फिर हमें ये महसूस हो रहा है कि अभी अच्छे युवाओं को राजनीति में जाना चाहिए, उस पर ये संस्कार किया जाए, उनका डर भगाया जाए, उनमें वो एक स्पिरिट पैदा किया जाए, ताकि हमारी राजनीति शुद्ध हो जाए और फिर हमारा ये देश एक दिन महासत्ता हो। न सिर्फ अच्छे युवाओं को राजनीति में भेजने की आप तैयारी करें, आपसे गुजारिश ये भी है कि जो युवा यहाँ पर पहुँचने की सोच रहे हैं या सपने देख रहे हैं, वो वहाँ जाकर एक उदाहरण प्रस्तुत करें और एग्जाम्पल सेट करें, ताकि आने वाली पीढ़ी कम से कम उनके उदाहरणों पर, उनके पद चिन्हों पर चलने के लिए प्रेरित हो। आप सभी का हमारे इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।